हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे हम इस पर्टिकुलर सीरीज में, और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो हर एक वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आज के वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो 50 के हिसाब से आपको 6 वीडियोस इसकी मिलेंगी, और ये 6 वीडियोस जो है आने वाले 2 दिन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में बेल आइकॉन बन के आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज का आगाज करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने अभी तक इंग्लिश के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, पहला प्रश्न लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश दूसरा, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में सबसे अधिक फेल्सपार प्राप्त मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो फेल्सपार कौन से जिले से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जबलपुर। तो सबसे ज्यादा फेल्सपार जबलपुर जिले से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गो हत्या बंद करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर भी क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है? तो इसका उत्तर आपको सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर है उज्जैन। तो उज्जैन के अंदर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है। इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? बात सोयाबीन की हो रही है, तो मध्य प्रदेश का जो स्थान रहेगा वो पहला रहेगा। ठीक है, तो सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। तो भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। मानव अधिकार आयोग और मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर भी क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी आपको याद रखना है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। देश का पहला आपदा प्रबंध संस्थान किस राज्य में है? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो देश का पहला आपदा प्रबंध संस्थान भी मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इसे शेयर करके आप हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और तिलक अकेडमी की सहायता कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर आपको मैं बता देता हूं। पहले एक बार आप यहां देख लीजिए कि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये लंबाई ये पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इसका जो सही उत्तर है वो है 605 किलोमीटर। ये लंबाई 605 किलोमीटर है। और अगर आपसे वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे, मतलब ये वाली अगर वो लंबाई पूछता है कि ये लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश की, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 870 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे 870 है और ऐसे 605। तो आपसे ऐसे पूछा, उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये आपका अगर पश्चिम है और ये पूर्व है। तो अगर उत्तर से दक्षिण अगर पूछा गया है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 605 किलोमीटर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही उत्तर है 605। इस पे भी आप क्या लगा लीजिए? इंपॉर्टेंट। चलिए, ये बिल्कुल मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपके। ठीक है, तो एग्जाम में जो भी आपकी जेल प्रेरी की अभी एग्जाम होने वाली है 19 तारीख से जो पेपर शुरू हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इससे बहुत सहायता आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? अभी मैंने आपको बताया जस्ट कितनी होगी? 870 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो नगरों की संख्या है वो कितनी है? 476 है। तो मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या 476। इस पे भी लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 तक मध्य प्रदेश में कितनी तहसील है? तो देखिए 2011 तक अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 तक मध्य प्रदेश में कितनी तहसील है, तो इसका तो उत्तर होगा 342। तो यहाँ पे आंसर क्या है? 342। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि जनवरी 2019 तक का पूछा जाए कि 19 से कितनी तहसील है, तो ये होगा 426, है ना। तो ये आप 424, माफ कीजिएगा। तो 424 आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 10 संभाग। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि 10 संभाग का आप नाम जो है कमेंट में लिखकर मुझे जरूर आंसर करें ताकि आप सभी को याद हो जाए। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सोयाबीन है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा लिली। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होगा? लिली होगा। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राई। राई नाच जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 230। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सदस्य है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसी तरह से क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। तो आप अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर तो आपको करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में, जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको मिलेगा। और कुछ 3 लोग हैं वो हमेशा मेरे वीडियो को डिसलाइक करते हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो कंटिन्यूसली अपना ये जो डिसलाइक है वो देते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके डिसलाइक्स को देखता हूँ। और चलते रहिए, आप अपना जो हुनर है वो इसमें बढ़ाइए। मैं अपना हुनर वीडियोस बना कर के लोगों की मदद करने में बढ़ाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है कितना? 29। तो मध्य प्रदेश से कितने लोकसभा सदस्य हैं? 29। अगर राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो वो लगते हैं 11। ठीक है, तो 29 और 11 याद रखिएगा। लोकसभा में 29 सदस्य हैं, 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश से, और राज्यसभा में 11 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने चुने जाते हैं? तो वही आ गया 11। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की किस नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है? हाँ बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश में किस नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ताप्ती नदी होगा। ठीक है, तो सूर्य पुत्री भी इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है? मतलब आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच में विभाजक रेखा का काम करती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों वो होगा नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती, तो डेल्टा नहीं बनाती तो कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए नक्शे की, तो ये जो दोनों ही नदियां हैं, ये अगर मैं नक्शा बनाऊं कुछ, तो ये दोनों ही नदियां इधर से इधर बहती है, मतलब कि आपके पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, और दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती। तो डेल्टा नहीं बनाती तो क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। अब ये एस्चुरी क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। जब ये नदियां बहती है तो कुछ नदियां तो क्या होती है, ऐसे बहते बहते गई और लास्ट में जब एंड उनका होता है तो ऐसे फैल जाती है, समुद्र में मिलती है जब भी, तो इस तरह से। तो ये होता है डेल्टा, ये डेल्टा का निर्माण करती है। और कुछ नदियां क्या होती है, ऐसे बहती हुई गई और जब वो समुद्र में मिलती है तो फैलने की जगह, जैसे ये जा रही है नदी यहाँ से, तो फैलने की जगह ऐसे सिकुड़ जाती है। तो ये जो होता है ये एस्चुरी होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि एस्चुरी का निर्माण करती है दोनों नर्मदा और ताप्ती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बेनगंगा नदी। तो निम्न में से कौन सी नदी ऐसी है जो उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो बेनगंगा नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है। बाकी सारी नदी ऐसे उत्तर की ओर बहती है, यानी कि सोन बहती है, चंबल और बेतवा, तीनों ही नदी उत्तर की ओर बहती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पे मैं आपको चंबल बता गया, माफ कीजिएगा, इसका उत्तर चंबल नहीं होगा, इसका उत्तर होगा बेतवा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश की जो 5वीं बड़ी नदी है वो बेतवा नदी होगी, चंबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हुई है, यहाँ सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? आपको ये बताना है।
तो मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अभी मैंने आपको बताया कि इधर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पश्चिम दिशा की ओर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा कि मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये होगा बेनगंगा। जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन में पहले बताया कि बेनगंगा जो है उत्तर की ओर नहीं बहती, तो किधर बहेगी, दक्षिण की ओर बहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस नदी के किनारे पर बड़े बड़े खंड निर्मित है और वह खंड बीहड़ डाकुओं के आश्रय स्थली के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर सभी को पता है, चंबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती है? तो आपको बताना है कौन सी नदी ऐसी है जिसका प्राचीन नाम चर्मवती है। तो इसका भी सही उत्तर होगा चंबल, और इस पे लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सोन। तो मध्य प्रदेश की जो सोन नदी है उसको स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश, एमपी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? यह आपको बताना है, मध्य प्रदेश में सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब ये तवा नदी कहाँ है ये आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तवा नदी मैंने पूछा कौन से जिले में है, मतलब कहां से निकलती है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, ये इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, मालवा की गंगा कहा जाता है कौन सी नदी को, शिप्रा नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि तो मालवा की जो गंगा है वो शिप्रा नदी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? देखो, अगर मालवा की गंगा पूछा जाए तो फिर वो शिप्रा होगी, और अगर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाए तो वो होगी बेतवा नदी। ठीक है, चंबल नहीं है, तवा नहीं है, शिप्रा नहीं है, नर्मदा भी नहीं है, ये क्या है, बेतवा। तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, बेतवा नदी को। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, शिप्रा नदी को। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखें। भारत के किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे नदियों का मायका क्या है, ये है मध्य प्रदेश। माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र पे लग गया, मध्य प्रदेश है। तो ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश। चलिए, पंचायतों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो, अगर हम देखें कि ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो वो है 23,012। यहाँ पर 23,012 है, 23,012। लेकिन लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें, मैं बात करूँ वर्ष 2018 या 19 के अकॉर्डिंग, तो ये 23,992 है, सॉरी 922 है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे ग्राम पंचायतों की संख्या पूछी जाए और वो संख्या पूछी जाए कितनी है, तो ये 23,012 है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे लेटेस्ट पूछा जाए कि 2018 और 19 के अकॉर्डिंग कितनी है, तो 23,922 है। तो जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकता है वो मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसा आता है कि 23 ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है और ऑप्शन में 23,012 है, तो आप लगा दीजिएगा। और अगर ऑप्शन में दोनों ही ये आ जाते हैं तो आप फिर ये वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा, तक तो वहां से आपको पता चल जाएगा देख के कि नया वाला क्वेश्चन है या पुराना से उठाया हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? तो एक ये प्रश्न हमको देखना है कि मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 313। तो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या होगी 313। आगे बढ़ते हैं। भारत में नई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतें और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश है। त्रिस्तरीय पंचायतें और नगर पालिकाओं का चुनाव सबसे पहले किसमें हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में नई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाने वाला राज्य, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफी चाहूंगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो मध्य प्रदेश ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो सबसे पहले तो इस पे कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था। इसका उत्तर होगा 25 जनवरी 1994। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 25 जनवरी 1994। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एकीकरण तथा समान पंचायत व्यवस्था के उद्देश्य से
किस वर्ष मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम बनाया गया? आपको बताना है मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम जो है वो किस वर्ष बना। तो इसका सही उत्तर होगा 1962 में बना। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो नगरीकरण है ना, या शहरीकरण बोले तो इसकी वृद्धि दर राज्य में कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा 20.3% है। वेरी इंपॉर्टेंट, लगाओ इस पे भी और अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में नोट की गई है, ये आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की, तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 45वां प्रश्न अभी वीडियो का। राज्य के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? तो ये आपको पता ही है, भिंडी। और भिंडी का भाव बहुत टाइट है इसलिए कम मिलती है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो 7,26,26,809 है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या 2001-2011 के मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अब आपसे पूछ लिया गया कि वृद्धि दर कितनी है, तो इसका आंसर क्या होगा? 20.30%, 20.30%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है लिंगानुपात कितना है, मतलब कितने बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं। तो ये 930 है, मतलब 1000 बालक पर 930 बालिका है, ये होता है लिंगानुपात। ठीक है, मतलब 70 बालक जो है वो फ्री है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो आपको ये बताना है 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो है 72.60%। इसका सही उत्तर क्या है? 72.60%। इस पे भी लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। लिंगानुपात भी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लेते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। मध्य प्रदेश देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रखता है? मतलब मध्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उपस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों वो होगा 6%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जीके के प्रश्नों में ये सम्मिलित जरूर किए जाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, आपको हेल्प इससे जरूर मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से वही बात कि सब्सक्राइब आप कर लीजिए फटाफट से। बिना सब्सक्राइब करे काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, फिर आपसे वीडियो मिस होंगी और आप बहुत कुछ नुकसान हो सकता है आपका। जब चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप ये बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, और इस पर प्रेस करने के बाद ऑल पे भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ हम जो भी पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ्स डालते हैं, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है और एक शेयर तो आप ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे हम डेली रूटीन हमारा है कि हम पोस्ट डालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। महत्वपूर्ण बिंदु पर बनाकर फैक्ट जो होते हैं उनकी पोस्ट डाली जाती है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक और जरूरी सूचना सुन लीजिए, करंट अफेयर में आपको अभी बहुत सारी चीज़ें शुभम सर के द्वारा मिलने वाली है, तो काफ़ी परिश्रम के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें तैयार की है। तो अभी जो भी इंपॉर्टेंट करंट